मध्य प्रदेश के बड़वानी में किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ब्रेकिंग अपडेट देखिए। फिल्मी स्टाइल में एक व्यापारी को किडनैप कर लिया गया है। बदमाशों ने व्यापारी को दिन दहाड़े दुकान से उठा लिया। 6 बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब तक व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिला है। फिल्मी स्टाइल में यहां 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान से व्यापारी को उठा लिया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से आपको बता रहे हैं, जहां किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुकानदार हर दिन की तरह अपनी दुकान में था जब उसे किडनैप किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से कुछ लोग दुकान के अंदर आते हैं, उस व्यापारी को धक्का देकर दुकान से बाहर लेकर जाते हैं और सामने ही ठीक गाड़ी रखी हुई है उसमें उसे अगवा कर गाड़ी से ले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर आपको दिखाई देगा। एक चेक शर्ट और जीन्स पहने हुए व्यापारी, जिसे 2-3 लोग दुकान में पहले आते हैं, घेरते हैं, धक्का देकर दुकान से बाहर गिराते हैं। फिर कुछ और लोग वहां पर दुकान के बाहर खड़े हुए हैं और गाड़ी तैयार रखी है उन्होंने। कम से कम 4 लोग किडनैपर्स यहां पर सीसीटीवी कैमरे में आपको दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी की यह घटना जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। तो ब्रजेश राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रजेश, जिस तरह से जिस अंदाज में ये किडनैपिंग हुई है, अब पुलिस ने ये कहा है कि आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन व्यापारी कहां है? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटना हुई है बहुत हैरान करने वाली कि दिन दहाड़े एक व्यापारी का 6 लोग आते हैं और धक्का देके उठा के ले जाते हैं। बताया जा रहा है कुछ पैसों के लेन देन का मामला था और उन्हीं लोगों ने कुछ दिनों पहले उसके बेटे पर भी हमला किया था। पुलिस ने आनंद फानंद में जिस तरीके से मामला रिकॉर्ड हुआ, नंबर दर्ज किए, उसके बाद फिर तमाम 6 लोगों को नागदा से किडनैप पकड़ तो लिया है जिसमें अपहरण करता है। मगर इसके बाद अब तक उस जो व्यक्ति है जिसका नाम मनोज जैन है, व्यापारी, उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया ये जा रहा है, अपहरणकर्ताओं ने ये बताया है कि उसको उन्होंने कहीं गुजरात में छोड़ दिया है। तो पुलिस की टीम गुजरात में गई हुई है और मगर अब तक उस व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर पूरे परिवार के लोग परेशान है। मगर बड़ी बात की अपहरणकर्ता पकड़ लिए हैं। जो लोग उस पूरे अपहरण कांड में शामिल थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। मगर निश्चित ही बहुत हैरान करने वाली घटना थी कि किस तरीके से 6 लोग आते हैं और दिन दहाड़े आदमी को उठा के ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। और ये जाहिर सी बात है तस्वीरें काफ़ी बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं, एक व्यापारी को किडनैप करते हैं और गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। हालांकि आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक जो व्यापारी किडनैप किया गया था उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर का रुख करें जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। समय की बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट आशीष सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को राज्य आयोग ने चैलेंज किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल फोन लाइन पर जुड़ गई है। मनोज्ञा, आखिरकार राज्य आयोग इतना अगेंस्ट क्यों है सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर? देखिए, ये राज्य की एक स्ट्रैटेजी रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने, राज्य के चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसके साथ कहा है कि लगभग जहां जरूरत पड़े वहां पर और हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी पंचायत चुनाव में। हाल ही में जो तस्वीरें आई हैं उनमें लगातार बहुत ही ज्यादा रक्त रंजित राजनीति को सबने देखा है, जहां मारपीट से लेकर गोलियां तक चली हैं। ऐसे में जिस दिन चुनाव होगा उस दिन क्या आलम होगा, इसी के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था, जिस पर अब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल का सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनोज्ञा। इस बीच बंगाल के बीरभूम में देसी बमों से
भरा हुआ एक जखीरा मिला है। ब्रेकिंग अपडेट देखिए, शांति निकेतन इलाके में 28 देसी बम बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 2 बाल्टियों में 28 क्रूड बम रखे हुए थे। तो कल भी बीरभूम से 20 बम मिले थे और अब ये 2 बाल्टियों में रखे हुए 28 क्रूड बम, जिन्हें आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। इन्हीं बाल्टियों में जो बगल में रखी हुई है बाल्टी, उसी में रखे हुए थे ये बम, 28 क्रूड बम जो आज पुलिस ने बरामद किए हैं बीरभूम से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल के बीरभूम में देसी बमों का ये जखीरा आशीष मिला है। देखिए, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं वहां पर, उसके मद्देनजर अगर आप देखें पंचायत चुनाव के ठीक पहले आपको 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन इस तरह से क्रूड बॉम्ब मिले, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ये खूनी चुनाव होने वाला था। काफी ज्यादा हिंसा की तैयारी की गई थी। 1, 2, 4 नहीं, आप देखिए कल 20 मिले थे, फिर आज 28 क्रूड बम मिले हैं, यानी कि काफी जगहों पर इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की गई थी। और शांति निकेतन से अब 28 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और दूसरी तरफ आपको, जैसे कि हमने कुछ समय पहले बताया, कि राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करने की जरूरत नहीं है, तब जब 20 और 28 इस तरह से क्रूड बम्स मिल जाए। बिल्कुल आशीष, लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, लेकिन उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं वो हम देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे और इसी से जुड़ा हुआ ही ये अगली खबर भी है कि पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, बारूद बरस रहा है, लोगों की हत्याएं हुई हैं, कई जख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कहीं लाशें, कहीं अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद। बंगाल में चुनाव चल रहा है या युद्ध? देखिए, पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक इतिहास है, जो इतिहास में जब भी चुनाव होता है, ये दुखद बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हिंसा होता है। खास तौर पे ये सिलसिला शुरू हुआ जब से वामपंथी सत्ता में आए, 34 साल राज किया। उसके पहले कांग्रेस थी, उसके पहले जो दूसरा टाइप का वायलेंस हुआ था, वो तो नक्सलवादी हमला था। लेकिन बाद में जो राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक दल के बीच में हिंसा 1977 के बाद जो वामपंथी सत्ता में आए, उसके साथ से शुरू हुई, जो सिलसिला आज तक चल रहा है। वो राज्य निर्वाचन कमीशन के जो लज्जा থাকলে একবার এখানে এসে ঘুরে যান। पश्चिम बंगाल के हालात चुनाव कराने लायक नहीं हैं। उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना में लोगों पर हमला हो रहा है। आज एससी समुदाय के लोगों पर हमला हुआ। ये क्या स्थिति है? ऐसा तो हमने अफगानिस्तान में देखा है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গরিব মানুষগুলোর কথা তো উনি তো গরিবের কথা কথা বলেন, গরিব সেজেও তো থাকেন। पश्चिम बंगाल में हिंसा का ये ताजा दौर आज नहीं शुरू हुआ, बल्कि पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन यानी 9 जून को ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कल यानी 15 जून को इंडियन सेक्युलर फोर्स के कैंडिडेट मोहिनुद्दीन को गोली मारी गई। टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब तक ऐसे 5 लोगों की हत्या की जानकारी सामने आ चुकी है और ये दौर तो अभी नामांकन तक ही पहुंचा है। सोचिए, अगर इस बार भी अभी इस पर काबू नहीं पाया गया तो मतदान के दिन तक और उसके बाद पोस्ट इलेक्शन हिंसा में क्या क्या हो सकता है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपकी क्षमता सिर्फ लोगों को मारने की थी। आज कांग्रेस, सीपीआईएम, भाजपा सब साथ हैं। नामांकन के दौरान भांगर के एमएलए ने गुंडागर्दी की। क्या एक एमएलए होकर ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? हिंसा होना, उसे रोकना विशुद्ध प्रशासनिक मसला है और राज्य की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी शुद्ध रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में हिंसा और हत्या के बावजूद पूरे मामले को वो जिस तरह का राजनीतिक ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही हैं, वो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे में हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा को खुद सड़कों पर निकलना पड़ा। बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। खून से लथपथ कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। घायलों को अस्पताल तक ले जाने की
कोशिश दिखाई दी। कहीं प्रशासन और पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई, कई जगहों पर अलग अलग पार्टियों के झंडे और डंडों के साथ हिंसक प्रदर्शन। आखिर पश्चिम बंगाल में हर चुनाव इतना हिंसक क्यों हो जाता है? आखिर ममता बनर्जी को अपनी नाकामी के पीछे विपक्ष का षड्यंत्र ही क्यों दिखाई देता है? क्या बंगाल की जनता, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके परिवार, उनके मारे जा चुके अपने बंगाल के नागरिक नहीं? क्या वोट नहीं देते? क्या उनके टैक्स से राज्य नहीं चलता? बंगाल के कई सवाल हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बार बार लहूलुहान हुआ है। यह सच है कि यहां चुनावी हिंसा पहली बार नहीं हुई, लेकिन बंगाल के रक्त रंजित चुनावी इतिहास को बदलने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं। यहां करीब करीब हर चुनाव रक्त रंजित होता रहा है। 1970 से 90 के दशक में यह हिंसा कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच हुआ करती थी। बाद में यही हिंसा वामपंथी दल और टीएमसी के बीच होने लगी, और अब जब टीएमसी सत्ता में है और बीजेपी चैलेंजर, तो हिंसक झड़पें टीएमसी और बीजेपी के बीच दिखाई देने लगी। पश्चिम बंगाल का जो एक तरह से सत्ता का इतिहास रहा है, वहाँ सत्ता ने खुद हिंसा को एक तरह से स्वीकृति दी हुई है। आज से 55 साल पहले 70 के दशक में आपको वहाँ पे एक जिस तरह से नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ, सारी चीज़ें, सिद्धार्थ शंकर रे वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जिस तरह से सिद्धार्थ शंकर ने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की हिंसा के बूते, तो हिंसा के बूते जिस तरह से उन्होंने दबाने की कोशिश की, तो एक प्रतिहिंसा वहाँ उत्पन्न हुई। देखिए, पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक इतिहास है, जो इतिहास में जब भी चुनाव होता है, ये दुखद बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हिंसा होता है। खास तौर पे ये सिलसिला शुरू हुआ जब से वामपंथी सत्ता में आए, 34 साल राज किया। उसके पहले कांग्रेस थी, उसके पहले जो दूसरा टाइप का वायलेंस हुआ था, वो तो नक्सलवादी हमला था। लेकिन बाद में जो राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक दल के बीच में हिंसा 1977 के बाद जो वामपंथी सत्ता में आए, उसके साथ से शुरू हुई, जो सिलसिला आज तक चल रहा है। बंगाल की खूनी पंचायत 2018 पंचायत चुनाव, लगभग 34% सीटें निर्विरोध जीती गईं, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और ज्यादातर सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। 2013 पंचायत चुनाव, लगभग 14% सीटें निर्विरोध जीती गईं, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और ज्यादातर सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। चूंकि अभी जो हिंसा हो रही है वो पंचायत चुनाव से जुड़ी है, इसीलिए ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ बंगाल का ओवरऑल रक्त रंजित लोकतंत्र भी देख लेना जरूरी है। बंगाल की रक्त रंजित सियासत 1977 से 2009, 55,000 राजनीतिक हत्याएं, 2014 से 2020, 3,000 चुनावी हिंसक घटनाएं। ये सब जानने समझने के बाद सवाल यही उठता है, आखिर जब हर मामले में पूरी दुनिया बदल चुकी, तब भी बंगाल का हिंसक चुनावी चरित्र क्यों नहीं बदल रहा? तो करोड़ों रुपए के बजट वाली फिल्म आदिपुरुष की रिलीज होते ही विवादों की बौछार लग गई है। सबसे ज्यादा विवाद रामायण के पौराणिक किरदारों के लुक और उनके डायलॉग्स को लेकर हो रहा है। फिल्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई जगहों से विरोध के सुर उठ गए हैं। बड़ी अपडेट देखिए, विवाद इतना बढ़ गया है कि आदिपुरुष को लेकर इंडिया से लेकर नेपाल तक बवाल हो रहा है। आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की ओर से पीआईएल दर्ज कर दी गई है। डायलॉग्स में बदलाव के बाद फिल्म बड़ी मुश्किल से नेपाल में रिलीज हो पाई है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। हिंदू सेना पीआईएल हिंदू सेना की ओर से दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो भारत से लेकर नेपाल तक फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स को लेकर, जो पौराणिक किरदार हैं उनको जो लुक दिया गया है उसको लेकर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। भारत की बेटी मां सीता को इस फिल्म में कहा गया, तो इसको लेकर नेपाल में काफी प्रदर्शन हुआ और ऐसे में अब फिल्म के डायलॉग्स में फेरबदल कर नेपाल में बड़ी मुश्किल से फिल्म रिलीज हो पाई है। तो देखिए, ये बड़ी फिल्म रिलीज हुई है, कंट्रोवर्सी भी है, बड़ा कलेक्शन भी किया है और इसके साथ ही दो नए एंगल जुड़ गए हैं। हिंदू सेना पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट पीआईएल लेकर कि जब तक विवाद पूरी तरह से खत्म ना हो, विशेष तौर पर डायलॉग्स और किरदारों को लेकर, तब तक इस पर रोक लगा दी जाए। दूसरी तरफ नेपाल में भी नाराजगी है। नेपाल में नाराजगी ये है कि किस तरह से इस नई मूवी आदिपुरुष में सवाल उठाए गए हैं, विशेष तौर पर सीता को भारत की बेटी बताते हुए, और इसी को लेकर इंडिया से लेकर नेपाल तक आदिपुरुष पर बड़े सवाल उठ गए हैं। और किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट हिंदू सेना की पीआईएल पर रिएक्ट करेगा, ये काफी रोचक बात होगी। तो फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ भोपाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के बेटे ने अब मोर्चा खोल दिया है। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे ने किया है विरोध और फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व मंत्री के बेटे ने अब फिल्म का विरोध करते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। जिस तरह के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर विरोध हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस पिक्चर को तत्काल बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। बंद करो! ये एक तमाशा बना के रख दिया है पिक्चर को। पिक्चर माना कि हम खुद फिल्म इंडस्ट्री से हैं, एक पिक्चर दर्शाने का होता है, लेकिन आप कुछ और दर्शाइए, आप कुछ और दिखाइए। प्रभु राम के रूप में ऐसा मजाक मत करिए, क्योंकि क्या है, हमारी भावना है, हमने भी रामायण पढ़ी है, हम युवाओं ने भी पढ़ी है और आने वाला युवा भी रामायण को रामायण के रूप में देखना चाहता है, भगवान को भगवान के रूप में देखना चाहता है। फिल्म आदिपुरुष रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। डायलॉग्स कैसे हैं? हनुमान जी का डायलॉग बहुत वायरल है। आपको लगता है कि ये जनरेशन के लिए? मेरे हिसाब से कुछ बाहुबली की तरह भी नहीं है, मतलब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं। तेरे बाप का तेल, तेरे बाप के मजाक हो रहा है और क्या और सवाल, रावण के लुक को लेकर क्या कहेंगे? टीजर वाले लुक को लेकर विवाद है, क्या उसमें कोई बदलाव लगा? नहीं, मेरे हिसाब से पिक्चर का मजाक बनाया। और बता रहा हूँ, मूवी मत देखिए बिल्कुल भी। जो आपने अगर 2020 के लॉकडाउन में रामायण देखी होगी ना आपने अगर एक्चुअल में, तो मैं बता रहा हूँ सब मिट जाएगा। मूवी का कोई भी प्लॉट नहीं है, कोई भी स्टोरी नहीं है। जो फैक्ट्स थे सारे फैक्ट्स मिटा दिए गए। रावण कितना पावरफुल था, रावण कितना बड़ा पंडित था, कुछ नहीं दिखाया। किरदार कैसे लगे आपको? मतलब भाई कुछ नहीं। और सबसे गंदा डायलॉग, मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट, कितनी पुरानी मूवी है, कितने पुराने, और राम जी के टाइम पे कितना ज्यादा था अच्छा, मतलब नेचर, लोगों की बातें, किस तरीके से लोग रहते थे, सीता जी को किस तरीके से दिखाया गया है, मतलब कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। बड़ा चर्चा में तेरे बाप का तेल। हाँ बस, तो हनुमान जी इस तरीके से बोलते थे कभी, मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। उस समय पे डायलॉग थे ही नहीं। पहली चीज, मैम आपने फिल्म देखी? यस। क्या खराब लगा और क्या अच्छी लगी? किसी जगह पे वे और टॉकिंग बहुत रफ था, जिसमें कि रामायण की जो मर्यादा है उसको भूला गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रामायण है और उसके ऊपर ही इसको बनाना चाहिए था, और ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए था। कैसी लगी फिल्म? नॉट गुड लाइक डायलॉग, लैंग्वेज एंड जो लाइक हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने लाए थे इतिहास के बारे में कि हमारे रामायण है, राम के बारे में, तो लैंग्वेज इज लाइक बेटे, तू, तड़ाक, दैट इज़ नॉट गुड। फिल्म में जो रावण का लुक है वो आपको पसंद आया? नो, नॉट। मूवी अच्छी है, रामायण के लिए बनाई है तो अच्छी है, बट उसमें लैंग्वेज इश्यूज़ हैं और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एडिटिंग एंड ऑल है, तो वो उसके हिसाब से मूवी वन टाइम वॉच है। तो अलग अलग जगहों से जो रिएक्शंस आए हैं लोगों के फिल्म देखने के बाद, वो आपने यहाँ पर सुने हैं, देखा है उन लोगों की प्रतिक्रियाओं को। लेकिन इस बीच बड़ी खबर फिल्म मेकर्स के लिए ये आ रही है कि फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है। अपने शुरुआती ही दिन में 140 करोड़ का कलेक्शन किया है। तमाम सवालों विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पे छाई है आदिपुरुष फिल्म। पहले ही दिन का जो रिकॉर्ड कलेक्शन रहा वो 140 करोड़ का कलेक्शन रहा है। देखिए, भारत से लेकर नेपाल तक आदिपुरुष पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हालांकि मिक्स रिएक्शन मिल रहा था, जो हमने आपको
दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो लोग जस्ट मूवी देखकर बाहर आए थे, अलग अलग उनका मिक्स रिएक्शन है। उसके बावजूद एक ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है 140 करोड़ रुपए।